Okay, let's start. Before starting, let me open. So yesterday, so far, we have seen JDK installation and one basic Java program, right? So till now, हिस्ट्री भी देख ली थी. तो so till now हमने जो है JDK installation देख लिया एंड जो भी जावा प्रोग्राम है हम कैसे राइट कर सकते हैं ऑन अ नोटपैड, वो चीज देख ली थी. तो अभी के लिए फिलहाल वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम. जैसे कल मैंने बताया था कि मान लो आपने एक आपका एप्लीकेशन जो है जावा में डेवलप कर दिया एंड उसके जो भी फाइल्स है, मतलब सारे फाइल्स आप बंडल करके जावा में एज ए जार क्रिएट करते हो, वो वाली फाइल या आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी है वो आपको रन करना है क्लाइंट के मशीन पे. तो वहां पे क्लाइंट के मशीन पे जेडीके की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पे होता है जेआरई. ठीक है. सो जेआरई इज अ जावा रन टाइम एनवायरमेंट. ठीक है. And so whenever you will require to run any program on any particular client's machine or any machine, you will need to have a JRE. It's a Java runtime environment. Okay. Now, sorry, हमने ये भी देखा था कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव करती है. इट मीन्स दैट अगर मैं विंडोज पे भी प्रोग्राम लिखता हूँ, इफ आई एम राइटिंग एनी प्रोग्राम ऑन विंडोज एंड आई वांट टू रन इट ऑन अ मैक, ठीक है, मैक हो या लिनक्स हो, यूनिक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर अगर रन करना है तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. जावा जो है वो इंटरनली सब टेक केयर कर लेगा. सो ये कैसे अचीव होता है? बिकॉज जेआरई जो है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होती है. ठीक है. अगर हमने कल जावा का जो है जब जावा डाउनलोड कर रहे थे तो हमने देखा था हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग फाइल्स हैं. तो ऑब्वियसली जब हम जेडीके डाउनलोड करते हैं सो जेडीके इन्वॉल्व्स द जेआरई एज वेल. ठीक है. जेडीके इज अ जावा डेवलपमेंट किट. सो जेडीके इन्वॉल्व्स जेआरई. ना ठीक है. हमने क्लाइंट के मशीन पे हमारा जो भी प्रोग्राम था, हमारा जो भी एप्लीकेशन था, वो क्लाइंट के मशीन पे जेआरई इंस्टॉल करके वहां पे रन कर रहे हैं हम. अब हमें जो मेमोरी लगेगी ऑब्वियसली बिकॉज इट्स एप्लीकेशन, तो रन टाइम में जो भी मेमोरी लगती है, कुछ वेरिएबल्स हम स्टोर करते हैं, मेथड्स एग्जीक्यूशन वगैरह जो भी होता है, हमारा एप्लीकेशन रन करने के लिए स्पेसिफिक मेमोरी लगती है. वो जो मेमोरी है दैट memory or overall program execution is taken care by of the JVM. So it's a JVM is a Java virtual machine. ठीक है. तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हो तो वो वाला प्रोग्राम आपका JVM जो है वो टेक केयर करेगा. JRE एंड JDK दोज आर द टूल्स. ठीक है. अब JDK एंड के अगर मैं JDK डाउनलोड करता हूं तो उसमें JRE एंड JVM बाय डिफॉल्ट आता है. इफ आई एम डाउनलोडिंग द जेआरई तो उसमें जेवीएम जो है बाय डिफॉल्ट आता है. एंड एज द नेम सजेस्ट जेवीएम एक वर्चुअल प्रोग्राम है. ठीक है. तो उसके कारण हम उस प्रोग्राम को देख नहीं सकते. बट या जेआरई वी कैन सी ऑन अ पर्टिकुलर फोल्डर्स. तो अगर मैं यहाँ पे हमने कल जहाँ पे भी ये किया था प्रोग्राम फाइल्स जावा. ठीक है. दिस इज द जेडीके फोल्डर. इफ यू आर गोइंग इनटू दिस वन, अब जावा 17 में उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसे जेआरई करके फोल्डर नहीं रखा. स्टिल नोप. हम जावा 8 देखते हैं. तो पहले अर्लियर उन्होंने सेपरेट जेआरई का भी एक फोल्डर जो है वो बनाकर रखा था. ठीक है. सो दिस इज द जेआरई एंड ऑब्वियसली दिस इज द जेडीके. सो अगर आप जेडीके डाउनलोड करते हो तो जेआरई ऑटोमेटिकली आ जाएगी. बट हाँ, इफ यू आर डाउनलोडिंग द जेआरई तो जेडीके ऑटोमेटिकली नहीं आएगी. तो आप उस मशीन पे सिर्फ जावा प्रोग्राम रन कर सकते हो, जावा प्रोग्राम्स लिख नहीं सकते. ठीक है. ये चीज हो गई हमारी जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम. एंड ऑब्वियसली जेवीएम इज अ जावा वर्चुअल मशीन which takes care of all Java memory management
एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ जावा प्रोग्राम। ठीक है, सो अगर आप फ्रेशर लेवल पे या 1 2 3 साल के एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हो तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन द इंटरव्यू कि व्हाट इज द जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। ठीक है, तो you can simply answer this like this. JDK is a Java development kit. JDK provides the different tools such as the compiler, debugger. ठीक है, JRE एंड इसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि JDK जो होता है जावा प्रोग्राम राइट करने के लिए हेल्प होती है, और वी कैन राइट जावा प्रोग्राम और एप्लीकेशंस बाय यूजिंग द JDK. JRE is a Java runtime environment which provides the runtime environment for a program execution or Java application execution. JRE contains a JVM. Okay, and JVM obviously you can say like JVM is responsible for memory management of a Java program and the execution of a Java program. ठीक है, so okay, today we will see the these are the JVM internals. ठीक है, आप जब फ्रेशर लेवल पे जाते हो तो समटाइम्स द इंटरव्यूअर माइट बी आस्किंग यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इसमें पर्टिकुलरली हम प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इट्स 50% चांसेस, एक बार आपका अगर 3 to 4 years से अगर ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आपको आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सो नाउ हम जो है हमारा जो जावा का प्रोग्राम है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब जावा प्रोग्राम, और वी कैन से जावा इज अ कंपाइल लैंग्वेज। ठीक है, एंड पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो बेसिकली इसका डिफरेंस क्या होता है? जावा में क्या होता है, जावा में अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले राइट होता है, सॉरी वो पहले कंपाइल होता है एंड देन उसका एग्जीक्यूशन होता है। बट पाइथन जो है हम जब राइट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं तभी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो पहले कंपाइल होता है एंड देन इट स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड। ठीक है, सो अगर पाइथन में हम रन टाइम पे अगर कोई करते हैं तो रन टाइम पे मोस्टली एक्सेप्शंस वगैरह आते हैं। इसमें जावा में हम कंपाइल करते वक्त भी एक्सेप्शन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जावा इज अ कंपाइल लैंग्वेज। तो अब इसमें जावा में 2 phases होंगे मोस्टली। फर्स्ट इज अ कंपाइल टाइम, सेकेंड इज अ एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, अब दिस इज द जावा सोर्स कोड। मतलब मैंने कल जो एक हेलो फाइल जो लिखी थी या जो भी हमारा प्रोग्राम रहेगा डॉट जावा फाइल की, दिस विल बी कंटेन जावा सोर्स कोड। ठीक है, एक बार वो जावा सोर्स कोड मैं जावा कंपाइलर से कंपाइल करता हूँ। मैं जावा सी जो हमारा एप्लीकेशन है, जावा बाय यूजिंग जावा सी कमांड, दैट बाय यूजिंग दैट कमांड आई विल कंपाइल दिस सोर्स कोड। मेरी जो भी जावा की फाइल है वो कंपाइल कर लूंगा। उसके बाद हमने देखा था एक डॉट क्लास फाइल बन जाती है, राइट? दैट इज द नथिंग बट अ जावा बाइट कोड। हमने कल देखा भी था चेक करके कि दैट वाज द जावा बाइट कोड। सो इफ आई एम सीइंग हियर, ठीक है, यहाँ पे हेलो दिस इज द सोर्स कोड। आफ्टर रनिंग द जावा प्रोग्राम और जावा सी और कंपाइलिंग प्रोग्राम, दिस विल बी द बाइट कोड। बेसिकली इट्स अ डॉट क्लास फाइल। अब सॉरी, ये जो डॉट क्लास फाइल है, दिस क्लास फाइल इज यूज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो मतलब बाद में सॉरी, अगर आप जो सोर्स कोड है या फिर डॉट जावा फाइल है वो अगर आप हटा भी देते हो तो भी वो प्रोग्राम रन होगा, बिकॉज जावा जो है जेवीएम जो है वो क्लास फाइल उठाता है। ठीक है, बट हाँ उसके बाद अगर आप फिर से चेंजेस करोगे तो उसकी फिर से डॉट क्लास फाइल बनानी पड़ेगी, तभी उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एंड तब हमें वो रन करना पड़ेगा। अब हमारा होता है एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन कैसे होता है? बाय यूजिंग जावा कमांड, राइट? जावा, फिर उसके बाद हम हमारा प्रोग्राम का नाम देते और जो भी क्लास फाइल का नाम था वो नाम देते हैं, राइट? सो जावा हेलो। जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे सो बेसिकली तब हमारा जेवीएम जो है, जेवीएम इन्वोक होता है। ओके, एंड कल हमने देखा था कि
लेट मी ओपन हेलो। ठीक है, अरे ये डिफरेंट प्रोग्राम है, बट या एनीवेज इट्स फाइन। अब इसमें हमने ये सिस्टम क्लास यूज किया था, राइट? यहाँ पे ये टेस्ट क्लास जो है बिलो टेस्ट क्लास है। अब मेरे प्रोग्राम में जो भी क्लासेस यूज हो रहे हैं, वो क्लासेस उनकी डॉट क्लास फाइल जो है मुझे लोड करनी पड़ती है मेमोरी में। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ जैसे मेरा उस पर्टिकुलर क्लास का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तब मेरी वो क्लास फाइल जो है और उसमें रिक्वायर्ड जो जो क्लास फाइल्स है, उनकी क्लास फाइल्स जो है वो लोड होती जाएंगी। तो ये स्टेप जो रहेगी क्लास लोडर। तो जेवीएम में एक प्रोग्राम है क्लास लोडर, जिन जावा डेवलपर्स ने ऑलरेडी वो लिख कर रखा है, दैट विल लोड ऑल द रिक्वायर्ड क्लासेस टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे क्लास लोडर्स हो गए। अब जनरली क्लास लोडर्स के 3 डिफरेंट टाइप्स भी है। ठीक है, वन इज अ ठीक है, सो इफ आई एम गोइंग टू लोड द क्लास, ठीक है, सो क्लास लोडर के 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स बोल सकते हैं या टाइप्स भी बोल सकते हैं हम इसको। फर्स्ट इज अ बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, system, second is a system class loader, and third application or the class path class loader। ठीक है, सो अब इसमें बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्या करता है, बेसिकली जो भी जावा के रूट फोल्डर से, और जनरली जावा का एक rt.jar करके एक फाइल रहती है। सो अगर हम यहाँ पे जो भी हमारी जावा प्रोग्राम थे, प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, should be in library, it will be in JRE, this one rt.jar। ओके, इस जार में जावा का जो भी सोर्स कोड है, दिस सोर्स कोड इज इन दिस जार। ठीक है, सो जो भी रिक्वायर्ड क्लास है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्या करेगा, पहले rt.jar में ढूंढेगा ये क्लास अवेलेबल है या नहीं। अगर उसके पास वो क्लास अवेलेबल नहीं होता है, तो दैट विल प्रोवाइड टू द सिस्टम क्लास लोडर। तो सिस्टम क्लास लोडर क्या करेगा, आउटसाइड दिस एक लाइब्रेरी फोल्डर रहता है, इट विल ट्राई टू फेच दैट वन फ्रॉम लिब फोल्डर। ठीक है, एंड आफ्टर दिस वन, अगर लिब फोल्डर में भी नहीं रहता, तो लास्ट हमारा जो है एप्लीकेशन और क्लास लोडर, वो हमारा जहां से भी हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, दैट बिकम्स आवर क्लास पाथ। ठीक है, तो वहां से वो जार फाइल को लोड करने का ट्राई करेगा। सो दिस इज द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास लोडर, एंड बेसिकली ऐसे क्लास लोडिंग का फंक्शन जो है वो चलता है। अब ठीक है, हमने क्लास लोड तो कर लिया, राइट? बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, जावा इज इंडिपेंडेंट। तो मान लो मैं विंडोज से मैक पे मेरा सोर्स कोड लेकर जा रहा हूँ, तो इन बिटवीन ट्रांसफर हो सकता है मेरा डेटा करप्ट हो जाए, मेरी जो फाइल है वो करप्ट हो सकती है। तो उसी कारण अगेन बाइट कोड वेरीफायर होता है। तो इट मीन्स दैट जो भी बाइट कोड है, जो भी क्लास फाइल है, वो वेरीफाई किया जाता है कि वो सही से है या नहीं। इफ दैट इज द करप्ट, एक आध क्लास फाइल अगर करप्ट होती है, तो वहां पे हमें नो क्लास डेफिनेशन एरर थ्रो कर देता है। ठीक है, एंड इफ क्लास इज नॉट फाउंड, देन देयर इज एरर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इफ सोर्स कोड इज करप्टेड, देन नो क्लास डेफ एरर। ठीक है, एंड इफ क्लास फाइल इज नॉट फाउंड, देन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये जेआरई जो है वो वहां पे डायरेक्टली थ्रो करता है अगेन। ठीक है, बाइट कोड हमारा वेरीफाई हो गया, उसके बाद जेवीएम जो है फिर यहाँ से एग्जीक्यूशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट करेगा। मान लो हमारे क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो उस ऑब्जेक्ट्स का जो भी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर करना चाहिए मेमोरी में, ये डिसाइड करता है जेवीएम। ठीक है, अगेन वन वन अनदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जेआईटी, जिसके कारण जावा का परफॉर्मेंस जो है बेटर होता है,
दैट इज द जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब ये क्या करता है, बाइट कोड जब वेरीफाई होता है तो वो ट्रैक रखता है कि जो बाइट कोड रिपीटेडली आ रहा है उसको फिर वेरीफाई ना करते हुए डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जस्ट इन टाइम कंपाइलर से क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जावा का परफॉर्मेंस जो इंक्रीज होगा, एंड ऑब्वियसली जेवीएम फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगी, ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट हार्डवेयर को वो इंस्ट्रक्शन दे देगी, राइट। म्हणजे आइदर वो डिस्प्ले पे हो, कीबोर्ड का हो, माउस का हो, जो भी हो। दिस इज अ पर्टिकुलर क्लास और जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो। ठीक है, एक ओवरऑल जावा का एग्जीक्यूशन। उसके बाद जेवीएम के की कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे हमें 5 मेमोरी एरियाज दिखाई देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज अ मेथड एरिया। अब मेथड एरिया में क्या स्टोर होता है, जो भी मेटा डेटा है। ओके, नाउ लेट्स से आई हैव रिटन वन पर्टिकुलर क्लास, उस क्लास में कितने वेरिएबल्स है, सो लेट्स से उस क्लास में 100 वेरिएबल्स है, एंड 100 वेरिएबल्स को अप्रोक्सीमेट इंटेजर वेरिएबल्स है जिनकी 4 बाइट साइज है, तो 400 साइज लगेगी लाइकवाइज। तो ये जो मेटा डेटा है, दैट मेटा डेटा विल बी स्टोर्ड इनटू द मेथड एरिया। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, सो एक आध क्लास के लिए कितनी साइज लगेगी, उसमें कितने वेरिएबल्स है, क्या चीजें है, वो सारी मेथड एरिया पे स्टोर रहेगी। सेकेंड, अब आगे जाके हम देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक थिंग्स। सो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो जनरली मेथड एरिया पे स्टोर होते हैं। सेकेंड इज अ हीप। हीप इज अ इम्पोर्टेंट मेमोरी एरिया। ठीक है, बिकॉज मेथड एरिया पे हमारा कंट्रोलर नहीं रहता है प्रोग्रामर का। मेथड एरिया पे ऑब्वियसली मेटा डेटा जाता है, स्टैटिक वेरिएबल जाते हैं। हीप मेमोरी एरिया पे जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं ना, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जनरली हीप मेमोरी एरिया पे क्रिएट होते हैं। तो अगर हमारा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तब हो सकता है हमारा हीप मेमोरी फुल हो जाए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमें एक एरर आता है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, सो स्टैक ओवरफ्लो एरर कब आ जाएगा, जब आपकी जावा की मेमोरी फुल हो जाएगी तब। सो बेसिकली बट जनरली अगर आप नीचे यहाँ पे देखते हो, सो दिस इज द गार्बेज कलेक्शन और पर्टिकुलरली गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या है, गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ अ फ्रीइंग अप द हीप मेमोरी। ठीक है, बट इसके भी ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस होते हैं। वो मेमोरी फ्री कब करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं होते तभी वो फ्री करता है। ठीक है, सो उसके हिसाब से सो दिस विल बी द गार्बेज कलेक्टर एंड हीप मेमोरी एरिया। ठीक है, सो गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होता है, जो भी अनयूज ऑब्जेक्ट है टू फ्री अप द अनयूज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हीप मेमोरी एरिया। नेक्स्ट इज अ जावा थ्रेड्स, और फिर हम इसको स्टैक्स भी बोलते हैं। अब जब हमने कल जावा प्रोग्राम रन किया तो हमने एक ही थ्रेड चलाया था जो जावा का मेन थ्रेड रहता है, मेन थ्रेड। अगर अगर आगे जाके हम मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग में मल्टीपल थ्रेड्स यानी मल्टीपल स्टैक्स जो है वो क्रिएट होते हैं, एंड उस स्टैक पे क्या रहता है कि जो जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, कौन से इंस्ट्रक्शंस उस एग्जीक्यूट करने वाले वो रहता है। ठीक है, एंड उस पे लोकल वेरिएबल्स भी स्टोर होते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इस पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर रहता है। ठीक है, नेटिव इंटरनल थ्रेड्स इज यूज फॉर, अगर जावा में हमें दूसरे किसी लैंग्वेज का कोड अगर एग्जीक्यूट करना है, तो लेट्स से जावा में मुझे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है या जो भी है, तब नेटिव इंटरनल थ्रेड्स जो है वो यूज हो जाएंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बिलो दिस विल बी द एग्जीक्यूशन इंजन, जहाँ पे हमारा फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर आता है इनकेस, एंड गार्बेज कलेक्शन जो है वो आता है। ठीक है, सो दीज आर द जनरल जेवीएम कंपोनेंट्स। ठीक है, सो इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाए तो दे विल जस्ट आस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब पर्टिकुलर मेमोरी पार्ट्स। ठीक है, कि मेथड एरिया क्या है, हीप क्या है, जावा थ्रेड्स क्या है। ज्यादातर आपको हीप पे ही फोकस करते हैं। सेकेंड, आपको गार्बेज कलेक्शन जो है वो पूछा जा सकता है, व्हाट इज द गार्बेज कलेक्टर, उसका वर्क कैसे होता है। ऑब्वियसली वर्क कैसे होता है वो हम आगे जाकर देख ही लेंगे।
ठीक है। हम्म। हम्म। ओके। जावा का जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो जनरली हमारे रैम जो है, रीड ओनली मेमोरी एरिया, वहां पे ही स्टोर होता है। ठीक है। हाँ, सो जब भी मैं जावा प्रोग्राम रन करता हूँ तो मुझे इनिशियली, मतलब बाय डिफॉल्ट उसको 256 MB की जो मेमोरी एरिया है वो ये होता है, अलोकेट होता है। बट हम जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज जावा प्रोग्राम रन करते वक्त हम उसको दे सकते हैं। सो दैट टाइम लाइक लेट्स से मेरा बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जिसको मेरी 1 GB डेटा लगता है। सो आई विल स्पेसिफिकली प्रोवाइड 1 GB टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो रैम पे क्या होगा फिर, वो मैक्सिमम 1 GB जो मेमोरी एरिया है वो वहां पे लेकर रखेगा। एंड विद इन, फिर वो जो 1 GB रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर जावा और जेवीएम जो है डिफरेंट कैटेगरीज करेगा। मेथड एरिया कितनी रहेगी, हिप साइज कितनी रहेगी, ये वाली चीज। वी कैन प्रोवाइड द हिप साइज एज वेल। ठीक है। हमें हिप साइज कितनी चाहिए वगैरह वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं दैट विल बी ऑन द रैम। ठीक है। तो मतलब अगर हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाता है और खत्म हो जाता है, तो अगर हमारे एप्लीकेशन में जो भी डेटा है दैट विल बी फ्लश्ड आउट। ठीक है। तो इसी कारण हम एप्लीकेशंस में जनरली डेटाबेसेस यूज करते हैं। तो हम जो भी डेटा है वो डेटाबेसेस में सेव करते जाएंगे। लाइकवाइज, तो इनकेस अगर मेरा प्रोग्राम फेल होता है, एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है, तो मेरा डेटा सेव रहेगा। फ्रॉम ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखने जाएंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। सो दिस विल बी द जेवीएम एंड लेट्स से दिस इज द कंप्यूटर। ठीक है। ये रैम, रैम मेन मेमोरी पे ही रन होगा सारा। ठीक है। जेवीएम एक रैम पे रहेगा एंड बाकी के जो भी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट आ जाएगा। जैसे सीपीयू में सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, उनमें से कैche मेमोरी भी होती है। तो जो जो कैशे मेमोरी में जनरली क्या होता है कि जो रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस है वो वहां पे स्टोर होते हैं। तो रैम को जो है वो डायरेक्टली सीपीयू और सीपीयू रजिस्टर्स को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, वो कैशे मेमोरी से ले लेते हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। एनीवेज, एज अ डेवलपर आपको इसके इतने अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको बेटर डेवलपर होना है तो आपको जावा का जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए। एक तो जावा का मेमोरी मैनेजमेंट एंड सेकंड इज अ गार्बेज कलेक्शन। सो इफ अगर आपकी मेमोरी जो है आप इफिशिएंटली आपकी कम मेमोरी यूज करते हो तो दैट टाइम ऑब्वियसली यू विल राइट अ बेटर प्रोग्राम और आपको ज्यादा सर्वर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली। ओके। सो दीज आर द डिफरेंट मेमोरी एरियाज। ठीक है। मेथड एरिया हो गया, हीप हुआ, जावा स्टैक, पीसी रजिस्टर्स एंड नेटिव मेथड स्टैक्स। इनका बेसिकली एक एक ये हुआ। अब ये तो हुआ हमारा इंटरनल्स। ठीक है। अब लेट्स गो, हम जो है प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो अब क्या किया था हमने, लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक मैंने कल यहाँ पे एक फाइल लिखी थी, राइट। अब मुझे क्या करना होता है, मैं फाइल लिखूंगा यहाँ पे नोटपैड पे, और देन मैं जावा सी कर लूंगा और उसमें कुछ एरर्स वगैरह है या नहीं है वो चेक करूंगा। बिकॉज यहाँ पे मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कहीं पे सेमीकोलन देना है, मुझे स्पेसिफिकली सिंटैक्स में ही लिखना है, राइट। तो इसके लिए हम जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और फिर उसको आईडीई बोलते हैं। ठीक है। जनरली आईडीई जो है वो यूज करते हैं। सो इट विल बी द आईडीई। ओके। आईडीई इज अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। सो फॉर जावा अब बहुत सारे आईडीज है अवेलेबल। ठीक है। सो पहले नेटबीन्स था जो अभी कोई यूज नहीं करता। ठीक है। जावा के लिए पहले नेटबीन्स था। उसके बाद अपना विजुअल स्टूडियो भी आता है। विजुअल स्टूडियो इज ज्यादा, विजुअल स्टूडियो या फिर हम उसको वीएस भी बोलते हैं। ठीक है। वीएस कोड। सो ये ज्यादातर यूज होता है फ्रंट एंड के लैंग्वेज के लिए, बट हाँ हम जावा का कोड भी इसमें लिख सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। जावा के लिए फेमस जो है इक्लिप्स है। ओके। इक्लिप्स एंड आगे जाकर जैसे आप ये करते हो, स्प्रिंग वाले फ्रेमवर्क्स यूज करते हो, तब एक आता है स्प्रिंग टूल सूट, जो कि बेसिकली इक्लिप्स का ही अगला वर्जन है। ठीक है। तो इक्लिप्स के जो भी शॉर्टकट्स कीज है
जितने भी सारी फंक्शनलिटीज है सिमिलर इसमें चल जाते हैं. इट इज अ STS. So better before installing Eclipse, you can directly install the STS. ठीक है. Another is a very good IntelliJ. ठीक है. IntelliJ IDEA. This is actually very good editor. ठीक है. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट कम्स विथ अ 2-1. एक कम्युनिटी वर्जन रहता है, दैट इज द फ्री वन, एंड सेकेंड इज द प्रीमियम वन, और पर्टिकुलरली हमें परचेस करके उसको लेना पड़ता है. ठीक है. सो जनरली we will be seeing the Eclipse and IntelliJ. So most of the companies uses the Eclipse. ठीक है, because Eclipse is a open source. उसके लिए कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं. So that's why most of the companies use Eclipse. अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप है तब आप IntelliJ वगैरह यूज कर सकते हो. ठीक है, बट बेटर फॉर नाउ Eclipse पे जाओ, जो भी है. ठीक है. सो अब IDE जो है, IDE का क्या है, यूज क्या है, और ये बेटर क्यों है? बिकॉज इसमें इंटरनली जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, इंटरनली ऑटोमेटिकली वो कंपाइल करता रहेगा. ओके, एंड उसकी क्लास फाइल जो है वो बनाता रहेगा. तो अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वहां पे जैसे मुझे एरर्स दिखाई देते उसी वक्त, सो आई कैन रेक्टिफाई दोज एरर, एंड फिर मेरा जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छे से हो जाएगा, एंड मुझे कंपाइल टाइम एरर्स पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा. नहीं तो लेट से अब हेलो डॉट जावा है, राइट. ऐसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा नोटपैड पे, एंड उसके अब जनरली अगर आप कंपनी में एक प्रोजेक्ट लिखते हो तो 300 200 300 लाइंस का एक क्लास फाइल बन नहीं जाता है आराम से. तो विद इन दैट अब फिर से आपको वो एरर्स वगैरह ढूंढना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. तो दैट्स वाई आप जो है IDE यूज करते हो कंपलसरी. ठीक है, एंड नोटपैड पे ऑब्वियसली हम ज्यादा ये नहीं कर सकते, उतना ह्यूमन आइज को लिए डिटेक्ट भी नहीं होता है. ठीक है. सो दैट्स वाई हम IDE यूज करते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली बैकएंड में रन होता रहता है प्रोग्राम. ठीक है, और कंपाइल होता रहता है, एंड अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है. तो हमें इतना कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग Eclipse, okay, let me create a new workspace. ये Java 17 के लिए प्रॉब्लम देगा. आगे जाके बहुत सारे टूल्स वगैरह होते हैं जो फिर हमें आपका जो भी IDE Eclipse हो, STS हो, उसमें इनबिल्ट करने पड़ते हैं. जैसे कि आगे जाके फिर अगर मुझे टॉमकैट हुआ तो टॉमकैट हुआ पे इंस्टॉल करना होता है, मैविन होता है, स्प्रिंग होता है. स्प्रिंग गुड. तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारे जो भी वेब एप्लीकेशंस होंगे वो रन होते जाएंगे. So let's open this. ओके, ठीक है. सो व्हेनेवर आप अगर नया इंस्टॉलेशन कर लोगे तो यू विल समथिंग लाइक दिस वन. सो यहाँ पे आपका वेलकम जो है पेज आ जाएगा. आप यहाँ से उसको क्लोज भी कर सकते हो. ये बेसिकली बोलेगा कि आप जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे क्रिएट कर लोगे, कैसे. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है. जावा का वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना, जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना, प्रोजेक्ट फ्रॉम गिट एक सब वर्जनिंग टूल है जहाँ से हम हमारे इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ पे ही रखते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करने के लिए. और इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मतलब आपके सिस्टम पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो. लेट्स सी आप ये वाला नहीं करते हो, क्लोज करते हो. ठीक है. सो आपको जाना है फाइल में. ठीक है. अब आपके पास कोई भी वर्कस्पेस में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको ये पहले ये प्रोजेक्ट दिखेंगे. ठीक है. तो अभी के लिए तो हम सिंपल जावा प्रोजेक्ट करेंगे, बाकी के ये जो प्रोजेक्ट्स है ये नहीं करेंगे. ठीक है. मैविन हुआ, स्प्रिंग स्टार्टर, ये वाले प्रोजेक्ट नहीं करेंगे. सो नाउ वी वांट टू क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट. सो आप यहाँ पे न्यू में जाओगे, फाइल न्यू, एंड यहाँ पे आप सिंपल प्रोजेक्ट बोलोगे.
ठीक है। अब सिंपल प्रोजेक्ट अगर बोलते हो तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा जावा, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आता है जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है। ठीक है, सो लेट्स से आई एम गिविंग द बेसिक प्रोग्राम्स, ये वाला नेम दिया मैंने प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ जावा एसी 1.8। तो मैं मेरे प्रोजेक्ट जो भी है वो 1.8 जो है वो मैं जेआरई यूज कर रहा हूँ, एंड आई कैन डायरेक्टली फिनिश दिस वन। ठीक है, ओपन पर्सपेक्टिव। तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको ये जेआरई दिखाई देगी। ठीक है, एक एसआरसी नाम का फोल्डर बना। ठीक है, अब और एक थिंग रहती है पैकेजेस। तो जावा में मान लो आपका एप्लीकेशन है, आपके एप्लीकेशन में 1000 जावा क्लासेस है, ऑब्वियसली रहती है। तो अगर वो 1000 जावा क्लासेस है तो वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो उसके कारण हम क्या करते हैं, जावा में पैकेजिंग करते हैं। सिंपल सिंपल हम हमारे लैपटॉप में कोई भी फाइल्स रखते हैं तो हम वो फोल्डर वाइज रखते हैं, राइट। मूवीज के फाइल, मूवीज जो भी है हमारी वो मूवीज में जाएगी। म्यूजिक वाले जो आएंगे म्यूजिक में, हमारी फोटोज है, फोटोज में हम में भी हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के रख सकते हैं। ट्रिप वाले अलग, डेली वाले अलग, लाइकवाइज। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, डॉक्यूमेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो इसी टाइप से हम जावा में पैकेज करते हैं और पैकेज के अंदर ही क्लास फाइल जो है लिखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप जनरली न्यू करके पैकेज बनाओगे एक। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है पैकेज। अब पैकेजिंग एंड देखो बेटर है, जावा के सर्टेन कोडिंग स्टैंडर्ड्स भी है। एनीवेज आई विल ईच एंड एवरी कोडिंग स्टैंडर्ड्स हम लेंगे ही। ठीक है, बट यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट करते वक्त एक कोडिंग स्टैंडर्ड ध्यान में रखना कि पैकेज नेम वी विल ऑलवेज गिव विद इन अ स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और जो भी मेरा प्रोजेक्ट का नेम है वो भी स्मॉल लेटर्स में ही रहेगा। सो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे आई वांट टू यूज द एनी कैपिटल। ठीक है, एंड अगर दो वर्ड्स आते हैं, अब यहाँ पे बेसिक एंड प्रोग्राम्स ये दो वर्ड है, राइट। तो आई कैन नॉट गिव द स्पेस बिटवीन द नेम्स प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें अंडरस्कोर या फिर हाइफन दे सकता हूँ। ठीक है, हाइफन या अंडरस्कोर देकर हम दो वर्ड्स को सेपरेट करते हैं, बट इट विल बी इन द स्मॉल केस। ठीक है, एंड अगर दो वर्ड होते हैं तो दैट विल बी सेपरेटेड बाय द हाइफन। पैकेज जब भी करते हैं, पैकेज विल बी द ऑलवेज स्मॉल केस। ठीक है, अब जनरली हम वेब एप्लीकेशन लिखते हैं तो वेब एप्लीकेशंस में हम पैकेजिंग का स्ट्रक्चर ये रहता है कि पहले हम कॉम लिखते हैं, राइट। ये इसके लिए होता है बिकॉज वेब एप्लीकेशन बोलते हैं तो मतलब हम हमारा वेब एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पे डेवलप करने वाले, डिप्लॉय करने वाले बेसिकली। एंड हमारे ज्यादातर डोमेन नेम्स होते हैं .com। ठीक है, अगर आपका .in रहता है तो आप इन से भी पैकेजिंग जो है स्टार्ट कर सकते हो। So, जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा वहां से आप वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, वहां से आप पैकेजिंग रख सकते हो। कॉम के बाद आता है अब उस फोल्डर के अंदर अगर मेरा एक फोल्डर बनाना है तो आई विल प्रोवाइड द डॉट। ठीक है, सो डॉट का मतलब क्या हुआ, एक नेक्स्ट फोल्डर जो स्टार्ट हो जाएगा उसी के अंदर। ठीक है, अगेन आई कैन नॉट गिव द स्पेस हियर एज वेल। ठीक है, दो फोल्डर्स के अंदर पैकेज के अंदर मैं स्पेस नहीं दे सकता, एंड इट विल बी ऑलवेज स्मॉल लेटर। जनरली हम स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह भी नहीं यूज करते इसमें, एंड डिजिट्स भी नहीं यूज करते। ओके, सो लेट्स से माय कंपनी नेम इज इनफिनस। ठीक है, com.infinus। सो दिस विल बी पैकेज, सो इट विल बी वन पैकेज। एंड फिर आगे जाकर हम जैसे जैसे डिफरेंट टॉपिक्स के हम प्रोजेक्ट देख सकते हैं और क्लासेस लिखेंगे, वैसे वैसे हम पैकेजेस क्रिएट करते जा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम वी कैन क्रिएट अ क्लास। ठीक है, सो अगेन राइट क्लिक एंड राइट क्लिक पे, ओके लेट मी कैंसल। ठीक है, पैकेज पे जाकर आप राइट क्लिक कर सकते हो, न्यू, एंड यहाँ पे क्लास जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आपको बस ऑप्शन नेम देना है, वी डोंट हैव टू प्रोवाइड द डॉट जावा और एनीथिंग। ठीक है, अगर आपको उस क्लास में मेन मेथड एक्चुअल में चाहिए बाय डिफॉल्ट लिखकर तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो ये वाला टिक मार्क आप हटा सकते हो, एंड यू कैन फिनिश। तो यहाँ पे ठीक है, नाउ दिस इज द जावा प्रोग्राम जो है वो
क्रिएट हो गया। ओके, तो उसने ऑटोमेटिकली जो है, देखो यहाँ पे ऊपर क्या गया, पैकेजिंग आ गया, पैकेजिंग डिक्लेरेशन, उसके बाद पब्लिक क्लास हेलो एंड दिस इज अ पब्लिक स्टैटिक void main एंड लेट्स से आई कैन स्टार्ट राइटिंग हियर। ठीक है, अब इक्लिप्स और आईडीए का बेटर क्या है, मुझे नोटपैड में पूरा का पूरा टाइप करना पड़ता था, आई कैन सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ सम ऑफ द शॉर्टकट्स। तो अगर मुझे system.out.println लिखना है तो आई विल जस्ट टाइप sys out एंड आई कैन प्रेस द कंट्रोल स्पेस बटन। ठीक है, कंट्रोल दबा के स्पेस बटन दबाना है, ऑटोमेटिकली वो system.out.println ले लेगा एंड आई कैन राइट हियर एज अ हेलो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ ठीक है, तो रन के लिए आपको अगेन राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जो भी आउटपुट है वो दिखाई देगा। सो राइट क्लिक, रन एज अ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी आपको एक रन का ऑप्शन आता है, रन डॉट हेलो। अगर आपके पास मल्टीपल क्लास फाइल है तो यहाँ पे जितने क्लास फाइल्स है वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे एंड आप यहाँ से कर सकते हो। अगर हमें जावा का प्रोग्राम जब भी करते हैं तो वी कैन प्रोवाइड द आर्गुमेंट्स, राइट। जैसे मैंने इसके लिए बोला था कि हम मिनिमम मैक्सिमम मेमोरी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्ट्रिंग, ये जो है एक बेसिकली एरे लेता है इनपुट, तो हम जावा जावा प्रोग्राम रन करते वक्त सर्टेन इनपुट्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मुझे वो आर्गुमेंट्स पास करने हैं तो हाउ कैन आई डू दैट। सो यहाँ पे रन एज में आई कैन गो टू द रन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रन कॉन्फ़िगरेशंस में जाता हूँ तो आई विल सी यहाँ पे प्रोग्राम नेम, ठीक है, मेन प्रोजेक्ट जो भी है मेन क्लास यहाँ पे आ जाएगा। आई हैव टू गो इनटू द आर्गुमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे वीएम आर्गुमेंट्स में जो भी मेरे जावा स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स है अगर वो पास करने तो आई कैन पास इट इन द वीएम आर्गुमेंट्स। प्रोग्राम आर्गुमेंट्स में आई कैन पास एनीथिंग। ठीक है, सो लेट्स से आई एम पासिंग हियर वन नेम प्रवीण। ठीक है, आई एम अप्लाइंग एंड रन। अब बेसिकली मैंने सिर्फ हेलो ही किया, राइट। अब ये जो प्रवीण जो है वो ArcGIS में बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो अगर मैं वहां से पास करता हूँ तो यहाँ पे आई कैन प्रिंट दैट वन। अब ये एरे है, एरे ऑब्वियसली हम आगे जाकर देखने वाली है, बस फिलहाल यहाँ पे एक देख लो कि ArcGIS 0 अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो इट विल डिस्प्ले लाइक दिस, हेलो प्रवीण। ठीक है, अगर आपको फॉन्ट वगैरह बढ़ाना है तो यू कैन पिंग इन द चैट सो आई कैन इंक्रीज द फॉन्ट अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा था। यस यस, इफ ये लोकल वेरिएबल देकर भी हम यहाँ से पास कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी, जैसे भी वीएम आर्गुमेंट से भी। ठीक है, जनरली ये इसके लिए दिखाया था बिकॉज ऑफ दिस हम डिफरेंट आर्गुमेंट जो है प्रोग्राम को रन करते हुए कैसे पास कर सकते हैं इन द इक्लिप्स। ठीक है, अब दिस इज आवर प्रोग्राम। ओके, आई विल रिपीट दिस वन। ठीक है, अब जनरली जेवीएम आर्गुमेंट जो है वो हम कैसे कर सकते हैं पास, यहाँ पे रन कॉन्फ़िगरेशन में अगर मुझे कोई प्रोग्राम रन करना है एंड उसको ओके बेटर जाओ प्रोग्राम्स। ओके, ठीक है, ये वाला एक प्रोग्राम है मेरा, आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम एज अ जावा डॉट हेलो। ठीक है, ये हुआ। अब मैं ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम जब रन करता हूँ तो रन करते वक्त आई कैन पास सम ऑफ द इनपुट्स एज वेल। तो ये अगर मैं जावा का प्रोग्राम जो है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं इनपुट पास कर सकता हूँ एंड वो इनपुट जो है वो मैं आगे जाकर शो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर एंड वो जो जो भी इनपुट्स है वो इनपुट्स हमें यहाँ पे ArcGIS एक वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल में स्टोर होकर आ जाएंगे। ये एरे है बेसिकली, तो हम जितने भी सारे लिखेंगे उतने के सारे एरे में एज अ स्ट्रक्चर होकर आ जाएंगे, बस उनको हमें स्पेस सेपरेटेड देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी ArcGIS 0 अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड लेट्स सी आई हैव टू नाउ
अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली मुझे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा उसको, जावा सी हेलो डॉट जावा, ठीक है, एंड आई कैन रन इट फ्रॉम हियर। सो यहां से मैं एक इनपुट पास कर सकता हूँ, लेट्स से प्रवीण, सो जावा हेलो प्रवीण, ओके, एंड इफ आई एम राइटिंग दिस वन, सो यहाँ पे मुझे हेलो प्रवीण ये वाला डिस्प्ले हुआ, राइट। ये चीज हो गई कमांड प्रॉम्प्ट से। सो मतलब आपने अगर जावा का प्रोग्राम, आप अगर आपने क्लाइंट के मशीन पे अगर जावा का प्रोग्राम देते हो तो वहां पे तो इक्लिप्स वगैरह नहीं होगा, राइट। तो वहां पे आप इसी कमांड से आप उसको कमांड दोगे कि यू कैन यू कैन राइट दिस कमांड एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड, सो आपका प्रोग्राम जो है चल जाएगा। तो जो भी इनपुट हो जाएंगे वो आप यहाँ से पास कर सकते हो। बट आपके डेवलपमेंट के वक्त अगर आपको सर्टेन इनपुट्स प्रोग्राम में पास करने हैं, ठीक है, तो यू कैन डू इट बाय यूजिंग द रन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे जाकर फिर आप जो भी प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे जाकर कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स गो विथ, ठीक है, अब मैंने प्रोग्राम तो लिख लिया इतना, अब ये चीजें क्या क्या लिखी ये देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज अ पैकेज डिक्लेरेशन, ठीक है, मेरा जो भी क्लास है वो कौन से पैकेज में है स्पेसिफिकली ये बता रहा है पैकेज डिक्लेरेशन, ठीक है। तो जब भी क्लास लोडर को ये क्लास लोड करना होगा तो ये वाला पैकेज में जाकर ये वाला क्लास वो उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक, ठीक है, अब पब्लिक जो है जावा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो जावा में एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। तो अगर आप एवरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मेथड लिखते हो, क्लास क्रिएट करते हो, तो आपको कंपलसरी है उसको स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर जो देना है वो कंपलसरी होता है। तो अगर आपका जो जावा का क्लास है वो अगर आपकी मेन मेथड है उस क्लास में, तो आपको ये कंपलसरी है कि वो आपको पब्लिक देना होगा, राइट। अगर आप पब्लिक नहीं देते हो, ये क्यों, अगर आप पब्लिक नहीं देते हो तो जेवीएम इस क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी ऑलवेज पब्लिक, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली दिस इज अ क्लास, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एज अ क्लास। एंड हेलो, हेलो इज अ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब हम खुद से एक नाम दे रहे हैं कंपाइलर को कि आगे जाकर ये नाम कंपाइलर इसी क्लास के लिए रेफर कर लेगा। अब मेथड्स वगैरह जो भी है हम क्लास में लिखते हैं, ठीक है। अब जावा का जो है एग्जीक्यूशन के लिए जावा डेवलपर्स ने डिसाइड किया कि ठीक है हम एक मेथड लिख लेंगे, मेन मेथड का नाम रखेंगे। तो अगर मेरा क्लास अगर मैं रन करता हूँ तो वो मेन मेथड को जाकर ढूंढेगा एंड वहां से हम जो भी एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट कर लेगा, राइट। तो उसी कारण हम मेन मेथड लिखते हैं, ठीक है। सो मेन मेथड में जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट्स है वो वाले एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट होना ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली पब्लिक मेन मेथड जब लिख रहे हैं हमें एक्सेस स्पेसिफायर देना है, तो इसके लिए क्यों पब्लिक लिख रहे हैं, क्यों, बिकॉज जेवीएम को वो मेथड एक्सेसिबल होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पब्लिक। लेट्स से आई एम राइटिंग दिस मेथड एज अ प्राइवेट, अगर मैं ये मेन मेथड जो है प्राइवेट लिखता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस प्राइवेट, ठीक है, मुझे कोई एरर नहीं आएगा। बट अगर मैं जब रन करने जाता हूं तो रन करते वक्त आई कैन नॉट रन दिस वन बिकॉज उसमें जेवीएम को जो है वो मेन मेथड ही नहीं दिख रही, ठीक है। ये देखो फिर ये एरर आ गया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन अ क्लास, राइट। सो बिकॉज ये इसके लिए है क्योंकि आपकी जो भी मेन मेथड है दैट शुड बी पब्लिक, सो जेवीएम कैन एक्सेस दैट वन, ठीक है। यहाँ पे जावा एपेक्स जो है एक्सेस करेगा, ठीक है। सो दिस विल बी द पब्लिक। अब आते हैं स्टैटिक, स्टैटिक इसके लिए कि जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर किसी भी क्लास के मेंबर जो है मुझे एक्सेस करने होंगे तो आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। वो मेथड हो वेरिएबल हो, वो अगर मुझे एक्सेस करने हैं तो आई हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। बट हाँ एक एक्सेप्शन है कि अगर मैं उसको स्टैटिक रखता हूँ तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स, आई कैन एक्सेस दोज बाय यूजिंग द क्लास नेम डायरेक्टली, ठीक है। तो उसी कारण अब हेलो जो है, अब अगर मान लो ये स्टैटिक नहीं होता तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता, राइट। एंड ऑब्जेक्ट फिर जो है पहले मुझे ऑब्जेक्ट, फिर जावा के डेवलपर्स हेलो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहते एंड फिर मेन मेथड को कॉल देते हैं। तो उससे बेटर है हेलो डॉट मेन मेथड को कॉल देंगे वो डायरेक्टली, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स स्टैटिक।
वॉइड क्या है? अब मेथड मतलब क्या होता है? जनरली हम सी और सी प्लस में उसको फंक्शन बोलते हैं, राइट? सो फंक्शन का ये क्या हुआ, हम सम ऑफ द इनपुट्स देंगे, उस पर प्रोसेस कर लेंगे एंड सम ऑफ द आउटपुट रिटर्न्स करते हैं, राइट? तो जब भी हम मेथड लिखते हैं, ऑलवेज मेथड का सिग्नेचर यही रहेगा, फर्स्ट इट विल बी द एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है? मेथड सिग्नेचर विल बी ऑलवेज लाइक दिस, फर्स्ट इट्स एक्सेस स्पेसिफायर, सेकेंड उसका रिटर्न टाइप, ओके? रिटर्न टाइप जो भी है वो रहेगा, मतलब वो मेथड कौन से टाइप का वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं, राइट? ये रहेगा, या क्या रिटर्न कर रहे हैं। देन मेथड का नेम रहेगा, मेथड नेम, एंड ब्रैकेट्स में जो भी आर्गुमेंट्स उसको या इनपुट्स बोल सकते हैं हम, उसके आर्गुमेंट की लिस्ट रहेगी, ठीक है? उसमें भी आर्गुमेंट का टाइप आता है एंड फिर उसके आगे उस वेरिएबल का नाम आ जाएगा। और एक ऑप्शनल थिंग है यहाँ पे, सो यहाँ पे हम सर्टेन कीवर्ड्स लगा सकते हैं, जैसे स्टैटिक। अगर मैं स्टैटिक लगाता हूँ तो वो वाला विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग एक्सेस होगा। फाइनल कीवर्ड भी लगा सकता हूँ, जो कि आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है? एनीवेज, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई भी कीवर्ड्स अगर मुझे लगाने हैं जो मेथड्स को एप्लीकेबल है, तो दोज आई कैन राइट हियर, बट दिस विल बी द ऑप्शनल, ठीक है? ये कीवर्ड्स। बट हाँ, मुझे एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो भी देना पड़ता है। इफ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द एक्सेस स्पेसिफायर, वो ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर करके होता है, वो ले लेता है। बट रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड आर्गुमेंट लिस्ट, इट्स अ कंपलसरी। तो अब यहाँ पे वॉइड क्यों है? बिकॉज मेन मेथड जो है वो कुछ भी नहीं रिटर्न करती, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट्स अ वॉइड, ठीक है? सो बेसिकली जब भी हमारी मेथड बस प्रोसेसिंग करेंगी, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, तो इट मींस दैट इट विल बी द वाइड वन, ठीक है? फिर ऑब्वियसली मेन ये नाम आ जाएगा मेथड का। अब जावा डेवलपर ने यही नाम रखा है, सो वी हैव टू राइट दैट वन, ठीक है? अगर मुझे खुद की अगर दूसरी एक मेथड लिखनी है, ठीक है, सो आई कैन राइट दिस वन पब्लिक, ठीक है? अब ये मेथड लेट्स से रिटर्न नहीं कर रही अभी कुछ भी, डिस्प्ले, ठीक है? एंड लेट्स से यहाँ पे इनपुट भी कुछ नहीं ले रही है, ठीक है? ये बस डिस्प्ले कर रही है सिस आउट, ये बस डिस्प्ले कर रही है कि डिस्प्ले यहाँ फिर इन डिस्प्ले मेथड, ठीक है? लाइकवाइज बस यही देख ये कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को कॉल दे दूंगा, तब यहाँ से कॉल जाएगा। अब कैच क्या है, ये मैंने स्टैटिक नहीं लिखी है, तो मुझे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू एक्सेस दैट मेथड, ठीक है? सो अगर मुझे कोई भी ये करना है, सो मुझे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, डोंट वरी, वी कैन लर्न आगे जाकर हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, ये चीजें देख ही लेंगे। बट लाइकवाइज हेलो डॉट डिस्प्ले, ठीक है? तो अब जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, तो 7 स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, देन 8 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, 9 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। 9 में हम मेथड को कॉल दे रहे हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे आएगा 14 वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड इफ आई एम राइटिंग एनीथिंग हियर, ठीक है, तो ये वाला आफ्टर दिस मेथड एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट 7th लाइन, 8th लाइन, 9th, ठीक है? अब 9th में मेथड को कॉल जा रहा है, तो यहाँ पे उसका प्रोग्राम का फ्लो आ जाएगा, 15 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, देन इट विल अगेन कम टू द 10th लाइन, ठीक है? अब इस मेथड में अगर मेरे 10 लाइन रहते, तो फर्स्ट ये 10 के पहले ये नीचे वाले 10 लाइन जो है वो एग्जीक्यूट पहले हो जाते एंड ये होते, ठीक है? सो दिस इज द मेन मेथड एंड बेसिक जो है हम प्रोग्राम्स वी कैन राइट लाइक दिस। सो अगर हम अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट हेलो प्रवीण जो है 7th लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है? 9 पे आया, हेलो डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले में गया, ये वाला उन्होंने डिस्प्ले किया, ठीक है? अब डिस्प्ले कौन कौन सी चीजें होगी? जो हम बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, वही वाली
स्टेटमेंट्स हमें कंसोल पे दिखेगी, राइट? बिकॉज system.out.println ये इसीलिए यूज होता है टू डिस्प्ले ऑन द कंसोल। बाकी का प्रोग्राम जो है, ओके, कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ इक्लिप्स टेक्स्ट? ठीक है, कल से हम ये कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे रन करते हैं, स्टार्टिंग में वर्जन के साथ क्या। कमांड प्रॉम्प्ट में जो है, ओके, नहीं, हम 10 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर को ही लेते हैं और रश्मि। सो कमांड प्रॉम्प्ट में हम कैसे रन करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट में हम पहले तो जावा कंपाइलर रन करते हैं, ठीक है? सो जावा कंपाइलर, उसके बाद हमारी जो सोर्स कोड है उस फाइल का नाम आ जाएगा। सो सोर्स कोड, आपका सोर्स कोड जो है विल ऑलवेज एंड विथ डॉट जावा एक्सटेंशन, ठीक है? सो आपको पहले वो प्रोग्राम कंपाइल करना होता है, जावा सी हेलो डॉट जावा। ओके, नाउ दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुली, अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो आई कैन टाइप अ कमांड जावा देन हेलो। जब मुझे एग्जीक्यूट करना है तो आई डोंट हैव टू प्रोवाइड द डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास एक्सटेंशन, ठीक है? बेसिकली आप जावा सी अगर करते हो तो दैट टाइम डॉट क्लास फाइल एक बन जाती है। सो दिस विल बी द जावा हेलो, एंड नाउ इफ आई एम रनिंग दिस वन I will get one error, but yeah, let's see. ठीक है, I got a array index of bound of exception. It's because of this. मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा है, ये वाला प्रोग्राम नहीं है, वो डिफरेंट। Okay, this is the one, right? ये इसके लिए बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द जीरोथ इंडेक्स ऑफ एरे, एंड मैंने इनपुट्स नहीं दिए थे जब प्रोग्राम रन कर रहा था, so that's why I got a array index out of an exception, because मेरा प्रोग्राम जीरोथ इंडेक्स ट्राई कर रहा था और जीरोथ इंडेक्स में अभी कुछ भी नहीं गया। तो अगर मुझे एरे में कुछ पास करना है तो आई कैन पास इट लाइक दिस वन। सो अब ये जो प्रवीण है वो जीरोथ इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा एंड माय प्रोग्राम विल बी रन। हेलो प्रवीण, ठीक है? यस ऋतुजा, वी कैन यूज द VS कोड एज वेल। यस यस यस, VS कोड में भी हम जावा के प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली उसमें कंपाइलेशन वगैरह सारा जो चीज है वो दिख जाती है। जावा सोटी बेस्ड एडिटर VS कोड आई की इक्लिप्स। मोस्ट ऑफ द जावा डेवलपर प्रेफर्स द इक्लिप्स बेस्ड है बेसिकली। बट अगर आप फुल स्टैक कर रहे हो जहां से आप जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों पे भी काम कर रहे हो, तो दैट टाइम VS कोड इज अ बेटर, ठीक है? बट इफ यू आर वर्किंग ऑन बैक एंड साइड ओनली, सो दैट टाइम इक्लिप्स इज बेटर। ओके, सो रश्मि जीरो क्यों लिया था? टू सी I am passing some of the inputs here, and I'm trying to access that input here. So that's why I have taken as a 0. So ये चीज जो है हम कल के लेक्चर में arrays जो है वो arrays देखने वाले हैं. So we will clarify that one. Whenever we are passing some inputs or we are storing data into the arrays, so that time we are accessing those arrays by starting index 0. ठीक है? So वो चीज जो है वो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे. तो ओके, एनीवेज जब हम एरे देख लेंगे ना, सो मेन मेथड में जो भी रन कॉन्फ़िगरेशन है मैं फिर से बता दूंगा. और एनीवेज वी कैन सी हियर एज वेल, ठीक है? अगर मैं जावा प्रोग्राम रन करता हूं, सो माय कमांड विल बी द जावा हेलो वर्ल्ड, एंड I am passing this input A, B, C, D, E, okay, and see these are the space separated inputs. So मेरा ARGS जो है, this ARGS is a array जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 this index will be there, ठीक है? So total 5 index will be there. यहाँ पे मैं 5 पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, तो ये 5 पैरामीटर्स मेरे इस 5 इंडेक्सेस में स्टोर हो जाएंगे. सो फर्स्ट विल बी स्टोर्ड एट अ जीरोथ इंडेक्स, एंड ये आप कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हो तो यही कंसेप्ट है, आपका एरे जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होता है. तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो दैट विल बी ऑलवेज जीरोथ, ओके? देन लास्ट वाला करना है तो इट विल बी ऑलवेज एरे की लेंथ जो भी हो -1, ठीक है? सो फर्स्ट विल बी द 0, 1, 2, 3, 4. सो इन माय प्रोग्राम आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस वन ओनली, मतलब जीरो जो है
बस जीरोथ वाले ही मुझे पहला जो भी इनपुट आ जाएगा वही एक्सेस करना चाहता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई पुट डाउन इट हियर 0। ठीक है, सो नाउ बेसिकली वी हैव कवर दिस क्वेश्चंस एज वेल। व्हाई मेन मेथड क्यों होनी चाहिए, ठीक है, उसमें पब्लिक क्यों होना चाहिए, वाइड क्यों होना चाहिए, और वो स्टैटिक क्यों होनी चाहिए, राइट। ठीक है, सो एंड ओके okay please, okay we'll confirm to the HR so they can share the link on Google Meet. Okay, then for the chat and Java version, okay, Java version आप कैसे चेक कर सकते हो Java का? On the command prompt you can write Java hyphen version, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे फिर आपका Java वर्जन जो है वो दिखाई देगा, Java वर्जन 17.0.9, ठीक है। ये रिलीज कब हुआ है, दैट इज ऑल्सो डेट, मतलब लेटेस्ट बिल्ड जो है इसका पैच वगैरह आने के बाद ये वाला है इसका, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। यहाँ पे ये JVM है, जनरली जावा हॉटस्पॉट जो है ये रहता है, ये बिलो दिस वन जावा एसी रन टाइम एनवायरनमेंट, इट्स अ JRE एंड दिस इज अ 64 बिट सर्वर VM, ठीक है, JVM। ठीक है, फिर आज यही कर लेना, बेसिक एक्लिप्स और इंटेलिजेंट आइडिया वगैरह इनका ये करके आप ट्राई कर लेना। यस, ऑब्वियसली मेन मेथड में आप अगर स्ट्रिंग ARJS पास नहीं करते हो तो आपको एरर आ जाएगा, बिकॉज मेन मेथड का सिग्नेचर जो है वो फिक्स किया हुआ है बाय जावा डेवलपर्स, तो हमें यही जो है यही सिग्नेचर देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूं तो मेरी मेन मेथड उसको फाइंड नहीं होगी, बिकॉज अल्टीमेटली मेथड जो है, मेथड फाइंड करने के लिए हमें आर्गुमेंट लिस्ट भी होनी चाहिए होती है, ठीक है। तो मेथड का सिग्नेचर में आर्गुमेंट लिस्ट आती है, तो वही सेम सिग्नेचर चाहिए जो हमारा स्ट्रिंग ARJS है, ठीक है। बस हाँ, और एक चीज है कि आइदर यू कैन प्रोवाइड, बट हाँ वो हम आगे देख लेंगे। और एक चीज होती है varX करके, तो इंस्टेड ऑफ एरे वी कैन पास द varX, मतलब यहाँ पे हम 3 डॉट्स जो है वो पास कर सकते हैं। सो इफ आई एम पासिंग दिस 3 डॉट्स तब भी मेरा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द varX एंड एरे में छोटा सा डिफरेंस है, दैट विल सी कल। यस, हाँ, if I am writing this static, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड डिस्प्ले, इफ आई एम राइटिंग दिस मतलब अगर मैं ये लिखता हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 8 नंबर की लाइन की मुझे जरूरत नहीं है, 9 नंबर पे यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली कॉल बाय यूजिंग द डॉट क्लास, ओके। एंड इसमें भी अब मेरी डिस्प्ले मेथड सेम ही क्लास में है, ओके। तो अगर मुझे सेम क्लास में अगर एक्सेस करनी है तो आई डोंट हैव टू प्रोवाइड द क्लास नेम एज वेल, ठीक है, अगर सेम क्लास में तो ओके दिस पब्लिक इज ऑल्सो, मतलब हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, हाँ, बिकॉज ये एक्सेस स्पेसिफायर्स है, ठीक है। अगर मैं पब्लिक नहीं लिखता हूँ तो वो एज अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर लेता है, एंड विद इन अ सेम क्लास सारे के सारे एक्सेस स्पेसिफायर्स एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट भी लिखता हूँ तो भी चलता है। यस, हाँ करेक्ट, अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बी प्रिपेयर ऑन दिस एंड कम अप विथ द क्वेश्चंस टुमारो, ठीक है। थैंक यू गाइस। Thank you all.